अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो रशिया से इस टाइम के ऊपर एक अपडेट आ रही है कि रशियन एयरफोर्स का एक जो Su-57 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है वो मॉस्को के करीब क्रैश हो चुका है। और ये एक नया Su-57 का यूनिट था जो कि अभी अभी प्रोडक्शन लाइन से उतरा था, कंप्लीट हुआ था और इसकी फ्लाइट टेस्टिंग चल रही थी। फ्लाइट टेस्टिंग के दौरान यहाँ पर कुछ इंटरनल फॉल्ट हुआ है जिसकी वजह से यहाँ पर एयरक्राफ्ट जो है वो रिकवर नहीं हो पाया और मॉस्को के करीब ही यहाँ पर क्रैश हो गया है। फॉर्चुनेट बात यहाँ पर यह है कि पायलट ने टाइम रहते यहाँ पर इजेक्ट कर लिया। तो Su-57 एयरक्राफ्ट का जो ओवरऑल प्रोजेक्ट है ये पूरा जब रशिया की तरफ से स्टार्ट किया गया तो स्टार्ट से ही इस प्रोग्राम के अंदर फंडिंग के काफी इश्यूज थे, क्योंकि जब ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था तो रशिया यहाँ पर सोवियत यूनियन का कोलैप्स है उसके रिपरकशन से डील कर रहा था। तो वो इस अपने जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के प्रोग्राम है उसको सही तरह से फंड नहीं कर पाए। और ये यहाँ पर वजह है कि Su-57 एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जितनी नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड थी, रशिया उनको टाइम के ऊपर कंप्लीट नहीं कर पाया। और कहीं ना कहीं आज Su-57 जो है इसी वजह से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की कंपैरिजन में कैपेबिलिटी में बहुत ज्यादा लैग करता है। तो एक तो शुरू से प्रोग्राम के अंदर काफी ज्यादा इश्यूज थे। अब जब यहाँ पर काफी टाइम के बाद ये प्रोग्राम जो है वो अपने ट्रैक के ऊपर आना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर दूसरे इश्यूज खड़े हो गए, जिस तरह से यूक्रेन वॉर के बाद यहाँ पर वेस्ट की तरफ से काफी हैवी सैंक्शंस लगाए गए रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो आना बंद हो गई, उनकी सप्लाई जो है वो रशिया को बंद हो गई। और उसका फिर अगेन एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इस Su-57 प्रोग्राम के ऊपर हो रहा है। हालांकि यहाँ पर Su-57 का जो प्रोटोटाइप है, जैसे उस टाइम के ऊपर पाकफा T-50 के नाम से जाना जाता था, इसने अपनी पहली उड़ान पहली फ्लाइट जो है 2010 के अंदर कंप्लीट की। और इसके कंपैरिजन में इवन चाइना का जो J-35 एयरक्राफ्ट है यानी कि उस टाइम का J-31 प्रोटोटाइप, उसने 2012 में अपनी जो पहली उड़ान है उसको भरा, पहली फ्लाइट को कंडक्ट किया। यानी कि J-35 एयरक्राफ्ट जो है उसके ऊपर डेडिकेटेड तौर पर काम Su-57 के भी बाद स्टार्ट हुआ है। लेकिन आज अगर आप मॉडर्न डे की बात करेंगे तो J-35 जो है वो माइल्स अहेड है Su-57 से कैपेबिलिटी में। और स्पेशली जो स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेंसर फ्यूजन है और नेक्स्ट जनरेशन जो इक्विपमेंट है, डैश जैसे, EOTS जैसे, ये जो पूरा इकोसिस्टम है इसको चाइना ने बिल्ड करके अपने एयरक्राफ्ट में लगाकर उनको प्रॉपर ट्रू 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाया है। वही कि यहाँ पर बात करने को तो J-35 का जो प्रोटोटाइप है उसने 2012 में ही अपनी फर्स्ट फ्लाइट कंडक्ट कर ली थी। एयरफ्रेम को बना लिया गया था, एयरफ्रेम जो है उस एयरक्राफ्ट का पूरे तरीके से रेडी था। लेकिन उस एयरक्राफ्ट को यानी कि J-35 को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनने में कम से कम यहाँ पर 12 साल का टाइम लगा। और 12 साल के बाद यानी कि 2024 के बाद से फिर यहाँ पर J-35 एयरक्राफ्ट जो है वो प्रॉपर एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट उसको दुनिया ने कंसिडर करना स्टार्ट किया, क्योंकि एयरफ्रेम को 12 साल बनाने के बाद चाइना ने उसके अंदर जाने वाली जो टेक्नोलॉजी है अगले 12 साल अपने R&D और बिलियंस ऑफ डॉलर्स वहां पर खर्च किए। और ये हमारे लिए यानी कि पाकिस्तान के लिए जो हमारा PFX का प्रोजेक्ट है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है कि जो यहाँ पर एयरफ्रेम है हमारे PFX प्रोजेक्ट का उसको रोल आउट करने को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा जो है फैब्रिकेट करके आज रोल आउट कर सकती है या अगले कुछ महीनों में कर सकती है। लेकिन जो यहाँ पर मेन स्टेप है PFX प्रोजेक्ट के लिए वो उस एयरक्राफ्ट के अंदर लगने वाले जो एवियोनिक्स है, उसका आर्किटेक्चर है, उसके वेपन सिस्टम है एंड देन पूरा जो इकोसिस्टम है वो पाकिस्तान के लिए यहाँ पर मोर इंपॉर्टेंट टास्क है जिसके ऊपर इस टाइम काम चल रहा है। और नेक्स्ट स्टेप को बनाने का मकसद यहाँ पर यही था कि एयरक्राफ्ट का पूरा इकोसिस्टम डेवलप किया जाए। एयरक्राफ्ट बनाने को तो PSC कामरा भी बना सकता है, JF-17 को वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है PFX को भी वो यहाँ पर मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर PFX के अंदर जाने वाले नेक्स्ट जनरेशन रेडार सिस्टम, एवियोनिक्स, मिसाइल सिस्टम्स, इन सब को बनाने के लिए एक अलग से इंस्टीट्यूट नेक्स्ट स्टेप जो कि R&D करे अपनी और अपने सिस्टम्स को डेवलप करे वो जरूरी था। और इसी वजह से ये जो पूरा एक नेक्स्ट स्टेप इकोसिस्टम है उसको पाकिस्तान एयरफोर्स ने एस्टैब्लिश किया है। और ये बात भी हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि जिस तरह के PFX प्रोजेक्ट है, जिस तरह की पाकिस्तान एयरफोर्स की प्लानिंग है, ये अगले 10 साल का एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट फेज होगा जहां पर आप हर साल नई टेक्नोलॉजी के ऊपर, नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम में उसको मैच्योर बनाने के ऊपर काम करेंगे। और इसके लिए यहाँ पर टाइम तो जरूरी है, उसके साथ साथ जो फंडिंग है, आपका जो R&D बजट है उसकी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। और काफी अफसोस के साथ यहाँ पर कहना पड़ता है कि इसी डोमेन के अंदर ये जो फंडिंग की डोमेन है इसमें हम सबसे ज्यादा लैग करते हैं। वो बात यहाँ पर बिल्कुल अलहदा है कि हमारी जो मिलिट्री है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट है, थोड़े बजट में भी यहाँ पर जो कैपेबिलिटी है उसको मेंटेन करके चलते हैं और इसी थोड़े बजट के अंदर नेक्स्ट स्टेप भी ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो इस टाइम के ऊपर नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज हैं उसी लिमिटेड R&D बजट के अंदर हम उन पर काम कर रहे हैं। AESA रेडार, उसके बाद IRSC सिस्टम, उसके बाद और बाकी पैसिव सेंसर्स, इनकी डेवलपमेंट यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इस टाइम के ऊपर ये सब कुछ पाकिस्तान में लिमिटेड बजट के अंदर हो रहा है। अनफॉर्चुनेट बात यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान में जो ये फ्रीबीज हैं इनके ऊपर पैसा बहुत खर्च किया जाता है। फ्रीबीज का मतलब यानी कि ऐसे काम, ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनकी एक्चुअल में कोई जरूरत ही नहीं है। और ये हम यहाँ पर गवर्नमेंट की बात करें, स्पेशली ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट्स हैं, पंजाब की आप बात कर लें तो पंजाब में ऐसे प्रोजेक्ट
प्रोजेक्ट्स हैं और उन्हीं प्रोजेक्ट्स के तहत ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी एक्चुअल में यहाँ पर कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, नीड ही नहीं है, और इन्हीं डिपार्टमेंट्स को फिर देन महंगी से महंगी गाड़ियाँ दी जाती हैं। आपने और मैंने ये चीज़ जो है वो पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा नोटिस की है। बात फिर वो यहाँ पर ये है कि ये सारे फ्री बी प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं, ये पैसा आप वेस्ट कर रहे हैं। अगर इसी के बजाय यहाँ पर ये पैसा एक्चुअल में फ्यूचर के जो R&D प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर लगाया जाए, आपके डिफेंस में लगाया जाए, तो आपको टेम्परेरी बेनिफिट की बजाय यहाँ पर परमानेंट बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपकी इंडस्ट्री होगी, आपके पास प्रॉपर R&D बेस होगी, वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट जो है वो आप उसको अपने आप से मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, ट्रेंड और क्वालिफाइड आपकी यहाँ पर वर्क फोर्स होगी। लेकिन सैडली यहाँ पर इस तरफ किसी का फोकस ही नहीं है। पिछले दिनों मैं वही बात सुन रहा था, इंडिया में भी सेम सिचुएशन है। वहां पर भी बजाय जेट इंजन के प्रोग्राम के ऊपर पैसा लगाने के, डिफेंस के प्रोग्राम्स के ऊपर पैसा लगाने की, वहां के जो पॉलिटिशियंस हैं वो फ्रीबीज के ऊपर पैसा लगा रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम जो है, चाहे इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, अक्रॉस दी बॉर्डर ये जो प्रॉब्लम है हम दोनों कंट्रीज ही फेस कर रही हैं। और इसी वजह से दोनों ही कंट्रीज यहाँ पर एक डिसएडवांटेज में है। इंडिया के पास तो चलो बजट है, पाकिस्तान के पास तो बजट भी नहीं है कि इन फ्रीबीज के ऊपर लगाया जा सके। आपके लिए तो एक एक पैसा जो है आपका इंपॉर्टेंट है, लेकिन बजाय उसको कैपेसिटी बिल्डिंग में लगाने के, R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाने के लिए हम ऐसे प्रोजेक्ट्स पे लगा रहे हैं जो कि टेम्परेरी क्या कुछ भी बेनिफिट यहाँ पर नहीं दे रहे। तो अगर फ्यूचर में हमें कुछ करना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, इंडिजिनाइजेशन को प्रेफर देना है, तो ये अप्रोच हमें चेंज करनी पड़ेगी। आज के रास 2026 के एक्सपो में आपने देखा कि अगर इस इंडस्ट्री को यहाँ पर प्रॉपर बजट दिया जाए तो ये क्या से क्या नहीं कर सकते, कौन सा इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं किया जा सकता। तो इनके पोटेंशियल को यूटिलाइज करना जो है वो हमारा काम है, गवर्नमेंट का काम है, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वो इसकी तरफ जाएं। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। आपका क्या ओपिनियन है, काइंडली उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।